शेखपुरा कोतवाली महोबा से। सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहते हैं जो हमारे देश में आप लोगों को मालूम होगा पहले जो आपराधिक कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, शायद आप लोगों में कुछ लोगों को जानकारी हो या कोई किसी घर में अगर कोई जानने वाला होगा तो उनको जानकारी होगी। हमारे देश में पहले प्रावधान था ना, जैसे जो कोई व्यक्ति अगर आपराधिक कार्य कर रहा है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति जनता के बीच में रहकर अपराध कारित कर रहा है, किसी भी प्रकार का अपराध है, तो उसके लिए एक चरणबद्ध तरीके से हमारे देश में कानून तैयार किया गया था। वो कानून था जो व्यक्ति अपराध करता उसको दंड देने के लिए। उस कानून का, उस संहिता का नाम था भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, जो 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये कानून तब से 1860 से लेकर अभी तक अपने यहाँ जो 2024 में नया कानून लागू हुआ, 1860 से और 2024 तक चलाया आईपीसी। समझ रहे हैं आप लोग ना, आईपीसी कानून 1860 में लागू हुआ और 2024 तक चलता चला आया। लेकिन जो हमारी वर्तमान सरकारें हैं, हमारी जो वर्तमान सरकार केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया, यह फैसला लिया गया कि जो हमारा कानून है अत्यधिक पुराना हो गया है। ऐसे कई से जो अपराध है जो पहले जमाने में हुआ करते थे अब होना बंद हो गए हैं, तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है और वो अधिक से अधिक लागू भी नहीं किए जा रहे हैं अपराध, ना उनमें कोई मुकदमा लिखा जा रहा है। तो ऐसे कई सारे सुधार हैं जो अपराध नहीं हुए हैं, या जो अपराध मॉडर्न जमाना हो गया है, पहले ऐसे अपराध नहीं होते थे अब होने लगे हैं, ये जो पहले ऐसे अपराध होते थे अब नहीं हो रहे हैं। दोनों चीजें हैं ना, जो पुराने जमाने में 1860 और कहा 2025-24 कुछ अपराध जो होने बंद हो गए और जो कुछ अपराध नए शुरू हो गए, तो उनको संशोधित करने के लिए आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की जगह एक नया कानून प्रतिष्ठापित किया गया है, बीएनएस। आईपीसी प्रतिष्ठापित हो गई है बीएनएस से। अब बीएनएस का मतलब क्या है, किसी को पता है आप लोगों में से? भारतीय न्याय संहिता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत माइनर से डिफरेंस है। पहले जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था कानून, उसका नाम था भारतीय दंड संहिता। अंग्रेजों का या जो पहले की सरकार रही होगी उसका उद्देश्य था जो अपराध करे उसको दंड दिया जाए, इसीलिए उसका नाम दंड संहिता रख दिया गया। लेकिन बाद में जो हमारी सरकार ने कानून बनाया है भारतीय न्याय संहिता, ये किस उद्देश्य से बनाया गया है कि जो अपराध कर रहा है उसको दंड ना मिलके उसको न्याय मिले। समझ रहे हैं ना आप लोग? पहले था दंड, अब हो गया न्याय। पहले दंड के हिसाब से कानून बना था, अब इस बार जो कानून बना है न्याय के हिसाब से बना है, इसीलिए इसका नाम बीएनएस रखा गया है, भारतीय न्याय संहिता। अच्छा, पहले क्या था, जो संहिता थी आईपीसी, उसमें कुल 511 धाराएं थी। कितनी धारा थी? 511। अब जो नया कानून बना है उसमें कुछ धाराएं हटाई गई हैं, कुछ जोड़ी गई हैं, कुछ में संशोधन किया गया, कुछ की सजा में संशोधन किया गया है, जुर्माना में संशोधन किया गया है। इसी प्रकार इनकी धाराओं में भी संशोधन किया गया है। पहले 511 धाराएं थी, अब वर्तमान समय में इसमें 358 धाराएं, 358 धाराएं। और इस संहिता बीएनएस को 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया और उसमें टोटल सेक्शन 358 है। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में। और हम बीएनएस सबसे पहले 2023 में इसको लाया गया था हमारे सरकार द्वारा, और जुलाई 2024 तारीख 1 इसको संपूर्ण देश में लागू किया गया है। जुलाई 2024 जो पिछले वर्ष की जुलाई है, और तारीख 1 संपूर्ण भारत देश में इसको लागू कर दिया गया है। अब आईपीसी समाप्त हो चुकी है और बीएनएस कानून चल रहा है इतने समय। इसमें कई सारी धाराएं भी हम उसके बारे में बता रहे हैं। और एक दूसरी, अच्छा इसका सारांश समझ में आ गया आईपीसी और बीएनएस क्या होता है? आईपीसी बनी है अपराध के दंड के लिए, बीएनएस जो अब लागू हो गई है, और इसके पैरेलल हमारा एक कानून चलता है जो पहले बोला जाता था सीआरपीसी। जानकारी है किसी को? है किसी को जानकारी? अब उसके पैरेलल उसको प्रतिस्थापित करके एक नया कानून बना दिया गया है, बीएनएस, और ये है बीएनएसएस डबल एसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अच्छा, प्रोसीजिंग दोनों में समान है, लेकिन इसका नाम बदला गया है, और नाम किस उद्देश्य से बदला गया है कि जो हमारे देश की जनता है, जो देश के नागरिक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, किसी प्रकार से कानून में न्याय दिला के उनको, बीएनएस को रिलेट करो बीएनएसएस से, न्याय दिला के उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इसीलिए इसका नाम हो गया है बीएनएसएस,
इसका पुराना नाम था CRPC। ठीक, समझ में आ गया इतना सब कुछ। और हमारा एक कानून था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो भी अब BSA बन गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो बस हिंदी में उसको चेंज कर देगा, उसमें कुछ चेंज नहीं। और मैं कुछ धाराएं बताना चाहूंगा जो मैं नोट करके लाया हूँ आपके लिए, थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, किसी को ये धारा मालूम है 144 क्या होती थी? किसी को मालूम हो तो बताएं। जो हमारे DM साहब लागू करते थे 144। कर्फ्यू सुना होगा, सुना है कर्फ्यू? या कई बार चुनाव के समय तुम लोगों ने सुना होगा 144 धारा। 144 लग गई। तो क्या होता है उस 144? किसी को पता है? कोई हाथ खड़ा करके बताए। यदि कोई इच्छुक हो तो बताए 144 धारा क्या होती है? 144 जैसे लागू हो जाती है तो क्या होता है उसके बाद? उसमें से क्यों बताओ, क्या नाम है आपका? रोहित। अच्छा बताओ, 144 लागू हो जाती है तो क्या होता है? जो लाइसेंस वाली पेन होती है वो सब जज कर लिया नहीं, चलिए, ये तो चुनाव के समय में तो सरकारें कभी भी आदेश आके ये चुनाव के समय होता है, लेकिन ये 144 लागू होने के कारण नहीं होता। 144 में बता रहा हूँ क्या, जो 100 अभी CRPC समझ में आ गया। CRPC मैंने बताया आपको, CRPC का BNSS हो गया है। 144 में ये होता है ना, जब हमारे जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे DM साहब या ADM साहब, उनको लगता है कि नहीं हमारे जिले में या कुछ जिले के कुछ स्थान में या कुछ चुनिंदा स्थान जो हमारे जिले के, इनमें हो सकता है कोई ऐसा अत्यावश्यक कार्य हो जाए जिनमें भीड़ इकट्ठा हो, या कुछ उनको आशंका, खतरे की आशंका पैदा हो कि यहाँ भीड़ अगर इकट्ठा होगी तो हो सकता दंगा होने लगे। तो हमारे DM साहब या ADM साहब करते क्या है, धारा 144 CRPC जो वर्तमान में धारा 163 BNSS है, पहले 144 थी, तो हमारे DM साहब लागू करते हैं उसको। उसमें जब उसको कोई अगर उल्लंघन करता है ना, उसके लिए सजा भी बनी है। उसमें छोटा सा रूल है कि यदि कहीं 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े होंगे तो वो धारा 144 या 163 BNSS का उल्लंघन है, सीधा सीधा। समझ रहे हैं आप लोग? अब हम चलो BNS में आते हैं थोड़ी देर के लिए। BNS में कुछ धारा मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके लाया हूँ। एक धारा में बताना चाहूंगा सबसे पहले मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग समझता है कोई क्या होती है? मॉब लिंचिंग पता है क्या होती है? अगर किसी को पता हो बताएं, नहीं बता। मॉब लिंचिंग नहीं सुना है तुम लोगों ने? टीवी पे आता है मॉब लिंचिंग हो गई। मॉब लिंचिंग, हाँ, अगर किसी को पता हो नहीं मैं बताऊँ। मॉब लिंचिंग ये होता है जैसे कुछ लोग इकट्ठा हो जाए किसी उद्देश्य से, किसी आक्रोश भरे आक्रोश को, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, अगर कुछ लोग इकट्ठा हो जाए और उनके मन में कोई उद्देश्य हो कि हमको ये कार्य करना है, उनके मन में गुस्सा हो, ये कार्य करना है, और किसी व्यक्ति को उसमें उस जो भीड़ है उसमें दुर्भावना जुड़ी हो सकता है, किसी धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित, मूलवंश से संबंधित, वो भावना लेकर इकट्ठा हो और किसी को पकड़ के पीट दें, वो होती है मॉब लिंचिंग। और मॉब लिंचिंग में अगर कोई व्यक्ति पीटा जा रहा है, अगर मॉब लिंचिंग मतलब 100 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं। मॉब का मतलब होता है भीड़। मॉब मतलब गुस्साई हुई भीड़ एक प्रकार से मान लीजिए, और किसी को अगर पीट दे रहे हो तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, या हो सकता है बहुत ज्यादा चोट लग जाए, दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए अभी हमारे IPC में कोई धारा नहीं थी, क्योंकि पहले ऐसा बहुत काम कम होता था, आपस में सब लोग मिलजुल के रहते थे, कोई व्यवस्था नहीं होती थी। अब जब हम लोगों को धीरे धीरे लगा नहीं ये बहुत ज्यादा होने लगा है, तो इसके लिए एक नया सेक्शन जोड़ दिया गया है मॉब लिंचिंग का, 103(2) BNS। समझ रहे हैं? 103 और ब्रैकेट में 2 BNS। इसमें होता क्या है, अगर कोई मॉब है, उकसाई भी मॉब है, अगर किसी व्यक्ति को बात जा रही है, उसको पीट दे रही है और उसकी डेथ हो जा रही है, तो मॉब में जो शामिल रहेंगे उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दूसरी कंडीशन है, अगर कोई व्यक्ति मॉब के द्वारा मारा गया और उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई, तो उसके लिए एक सेक्शन बना है 117 ब्रैकेट में 4। समझ रहे? अगर भीड़ से मर रहा है तो 103(2) और ज्यादा घायल हो तो 117(4), इसमें 7 साल तक की सजा है। एक है धारा, जब आप लोग पढ़ेंगे तो याद रहेगा, हम थोड़ी बताएंगे 2 मिनट भूल जाएंगे आप लोग। लेकिन मॉब लिंचिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया। और एक मैं बता रहा हूँ, स्नेचिंग समझते हैं आप लोग? स्नेचिंग, चैन स्नेचिंग, झपटमारी, ये हमारे पहले IPC में ऐड नहीं थी, क्योंकि इसे बहुत कम अपराध पहले होते थे, झपट्टा मार कोई छीन ले, कुछ भी कर ले, छोटे छोटे घर मकान होते थे, लोगों के पास इतनी संपत्तियां होती नहीं थी। अब ये जब से अपराध बढ़ने लगा है तो ये BNS में शामिल किया गया है झपटमारी,
इसकी धारा है 304। समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, आप जैसे पैदल जा रहे हैं, कोई व्यक्ति पीछे से आया, आपकी चैन झपट्टा मार खींच ले गया, तो ये लूट में नहीं जाएगा, ये झपटमारी में जाएगा। झपटमारी में वही चीज जाएगा जो आपकी जंगम संपत्ति है। जंगम समझ रहे हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। झपटमारी में मूवेबल प्रॉपर्टी अगर चली गई तो धारा 304 के तहत आप FIR लिखवा सकते हैं। अब जैसे बहुत आदमी कहते हैं ना, चेन हमारी लूट ले गया, तो चेन लूट नहीं होती, चेन झपटमारी करके छीन ले गया। तो उसके लिए लूट नहीं, उसके लिए झपटमारी धारा अलग से बना दी गई है। और मैं एक धारा बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता था, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता था, तो एक्सीडेंट के लिए पहले धारा बनी थी 279, 337 और गंभीर चोट है 338 IPC। कुछ लोग शायद अगर पता भी हो तो पता हो, 279, 279, 337, 338 अगर गंभीर चोट है तो सब कुछ कंडीशन सेम है, बस धाराएं चेंज कर दी गई हैं। 279 की जगह 281 हो गई है, 337 की जगह 125 कार हो गई है और 338 की जगह 125 खार हो गई है। अगर कोई LLB या कुछ अगर कोई लॉ पढ़ा हो तो उसको सब जानकारी समझ में आ रही होगी। और कुछ एक दो धाराएं और बता दे रहे हैं, छोटी सी धारा है। एक हमारे जो BNS में प्रावधान ऐड किया गया है, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है, जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है, छोटे अपराध, जैसे 5,000 रुपए तक की चोरी, यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपए तक की चोरी कर रहा है, ठीक, और कोई व्यक्ति नशे में सार्वजनिक रूप से किसी को परेशान कर रहा है, पहली चीज हो गई 5,000 रुपए तक की चोरी, अधिकतम 5,000 रुपए, यदि इतनी तक की कोई चोरी कर रहा है। दूसरी कंडीशन है, अगर कोई व्यक्ति नशे में सार्वजनिक रूप से किसी को परेशान कर रहा है। तीसरी है कंडीशन, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक को रोक रहा है और आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है और बच जा रहा है। 3 कंडीशन। तो इसमें क्या है, इसमें उस व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा। अगर उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है तो उसको दंड नहीं मिलेगा, न जुर्माना मिलेगा। उसके लिए एक अलग से हमारा दंड स्थापित किया गया BNS में, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। उससे क्या करवाया जाएगा, जैसे समाज सुधारने वाले काम, जैसे किसी से मंदिर साफ करवा लो, किसी से नाली साफ करवा लो, इस तरह के काम। ये उद्देश्य इसका था सामुदायिक सेवा का। क्यों? जैसे बहुत छोटे से अपराध हैं, अगर इनमें मुकदमा लिख के आदमी को जेल भेजा जाएगा तो इससे बहुत छोटे छोटे अपराध होते रहते हैं। सबसे पहले जो हमारी जेलें हैं उनका बोझ कम हो जाएगा। इसको लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है, जो हमारी जेल में अधिकतर कैदी भर जाते हैं, जेलें भर जाती हैं, तो जेलों का बोझ सबसे पहले कम होगा, है ना, समझ रहे हैं। और क्या होगा, लोगों में समाज के प्रति जागरूकता है कि नहीं, हम ऐसे काम करेंगे तो समाज में हमारी बेइज्जती हो सकती है, हमसे मंदिर साफ कराएंगे, नाली साफ कराएंगे, समझ रहे हैं। और समाज में एक योगदान के रूप में ये बहुत बड़ी चीज साबित हो सकती है सामुदायिक सेवा, कि समाज को सहयोग सुधारने में सहयोग हो सकता है। तो यही छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और मैं दूसरी चीज मिशन शक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। मिशन शक्ति का ये 5वां चरण चल रहा है, फेज 5, मतलब इसके पहले 4 चरण पूरे कर लिए गए हैं हमारी सरकार द्वारा, हमारे प्रदेश द्वारा। 5वां चरण जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 22 सितंबर 2025 को, इसी वर्ष। मिशन शक्ति का 5वां चरण 2025 में जो लागू हुआ है, 22 सितंबर 2025। इसके तहत क्या किया गया, सबसे बड़ा काम जो अभी तक 4 चरणों में नहीं किया गया है, एक जो थाने में आप लोगों को पता होगा महिला हेल्प डेस्क बनती थी, अभी भी महिला हेल्प डेस्क है, पता है ना आप लोगों को, महिला हेल्प डेस्क रिसेप्शन। उसमें ये है ना, अब 5वें चरण के अंतर्गत एक सबसे अच्छा काम ये किया गया है, मिशन शक्ति केंद्र। मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई प्रत्येक थाने में। मिशन जो जैसे महिला हेल्प डेस्क थी, उसी के पैरेलल इसको मान लीजिए ये मिशन शक्ति केंद्र के रूप में बनाया गया है। और इसमें किया क्या गया है, महिला अधिकारी, पुरुष अधिकारियों को इसमें नियुक्त किया गया है। और महिलाओं की समस्या को लेकर इसमें 360 डिग्री काउंसलिंग की जानी है। 360 डिग्री काउंसलिंग का मतलब पता है किसी को? बताएगा इसमें पता है? मैं बता दे रहा हूँ। 360 डिग्री काउंसलिंग का मतलब है समस्या शुरू होने से लेकर समस्या खत्म होने तक। यदि कोई पीड़िता, महिलाओं के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, यदि कोई पीड़िता थाने पर आई है तो जाएगी मिशन शक्ति केंद्र में, अपनी समस्या बताएंगे, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वहां पर रहेंगे, समस्या बताएंगे। अगर समस्या का निराकरण करने वाला होगा तुरंत किया जाएगा। यदि हमको लगता है नहीं समस्या थोड़ी जटिल है, हमको इसमें समय भी लग सकता है, विपक्षियों को बुलाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, तो पुलिस इसको बुलाती है, जो उनके एंटी रहेंगे जिससे समस्या है महिलाओं को, ठीक है, उनको बुला के समस्या का निराकरण किया जाएगा। और अगर समस्या का निराकरण हो गया, दोनों पक्ष चले गए संतुष्ट होकर, उसके बाद भी पुलिस द्वारा
हफ्ता दिन 15 दिन तक उस महिला से फीडबैक लिया जाएगा कि अभी समस्या दोबारा तो नहीं आ गई उसी चीज को लेके। ये होती है 360 डिग्री काउंसलिंग, ठीक है। और इसी को मिशन शक्ति को सबसे ये समझ लीजिए, इसको लागू क्यों किया गया था, समाज में पुरुषों और महिलाओं को बराबर स्थान देने के लिए। या जैसे कई लोगों की मानसिकता होती है, नहीं हम महिला हम नहीं काम कर पाएंगे, हमारी स्वावलंबन क्षमता उतनी नहीं है, हमारी जो भी है सोचते हैं। तो ये अभियान उसी उद्देश्य से चलाया गया था, जो महिला है अपने आप को पिछड़ी समझती हैं पुरुषों की अपेक्षा, तो उनको समाज में बराबर स्थान देने के लिए, उनके उत्थान के लिए ये अभियान चलाया गया था मिशन शक्ति, जो 5वें चरण में चल रहा है। और सर अगर कुछ बताना चाहे तो बताएं, मतलब पूरा करके सर। वैसे तो बहुत कुछ बता ही चुके हैं हमारे साथ के। मैं आपकी चौकी भट्टीबरा में सब इंस्पेक्टर के पद पे, प्रभारी के पद पे कार्यरत हूँ और मैं यहाँ लगभग जो है पिछले 3 महीने से हूँ। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि आप लोगों को आज जो है आप लोगों के साथ मीटिंग करने का जो है आज हम लोगों को अच्छा अवसर मिला। यहाँ पे सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, लगभग जो है 12th पास आउट करके, लगभग क्या मुझे लगता है ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन चल रही है या ग्रेजुएट हो चुके हैं, चल रही है सभी की ऑलमोस्ट। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को अपने यहाँ के भारत के कानून के विषय में जो है जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अपने अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं होगी तो फिर आप कैसे आपको जानकारी लगेगी कि आपके पास क्या क्या अधिकार है। तो कानून के विषय में जब जानकारी होगी तब तो आपको अपने अधिकारों के विषय में जानकारी हो पाएगी। तो आप लोगों को वैसे मैं बता दूं, हमारे साथी ने आपको बता दिया है कि हमारे यहाँ पहले 1 जुलाई 2024 से पहले तक हमारे यहाँ इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता लागू था। भारतीय दंड संहिता ये हमारे यहाँ लागू हुआ था 1 जनवरी सन 1962 से 1862 से, ठीक है ना। और ये तब से लेके लागू रहा लगभग 160 साल तक। देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बावजूद हमारे जो नेता थे या हमारे राजनीतिक लोग थे, उन लोगों ने इसको नहीं हटाया। दरअसल इसमें जो उस समय आवश्यकताएं थी वो सारी चीजें मौजूद थी, तो हमारे जो है पुरखों ने ये चीजें समझी कि इसको लागू रखा। लेकिन बदलते समाज के साथ अपराध की प्रक्रिया बदल गई, अपराध का तरीका बदल गया, नई चीजें आवश्यकताएं पड़ने लगी। जैसे प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो पुराने समय में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं घटित होती थी, लोग इतने एग्रेसिव नहीं होते थे। अब तो जरा सा कोई जा रहा है, रिक्शे वाले ने जरा सा मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी तो फिर पता चला कि जो है भीड़ इकट्ठा हो गई, उसको मारने लगे तो इतना मारने लगे कि उसका सर फट गया या हो सकता मर ही गया। पता चला एक ट्रक जा रहा है, किसी ने झूठी सूचना दे दी, उसमें गाय है एक आदमी ने सूचना दी, धीरे धीरे जो है वहां पे 50 आदमी इकट्ठे हो गए, उसको ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला, मार दिया, वो मर गया पता चला। तो इस प्रकार की घटना हमारे यहाँ ज्यादा होने लगी थी। तो सरकार ने इस चीज को सोचते हुए मॉब लिंचिंग से संबंधित अभी हमारे यहाँ एक धारा बढ़ा दी। आईपीसी में ऐसी कोई धारा नहीं, लेकिन जो बीएनएसएस लागू हुआ 1 जनवरी, बीएनएस और बीएनएसएस ये 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गया, पिछले वर्ष से ही लागू हुआ है, लगभग अभी 1.5 वर्ष पूरे होने वाले हैं हमारे यहाँ। तो इसमें एक अलग से धारा जोड़ दी, क्योंकि इसकी वर्तमान परिस्थितियों में इसकी एक आवश्यकता थी, ताकि लोगों में ये भय व्याप्त हो कि भाई इस प्रकार से कृत्य नहीं करना है। आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पे लड़के लोग खास तौर पे जाते हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, तो इनसे कहा जाए किसी को थप्पड़ मार दो तो ये नहीं मारेंगे, लेकिन वहां भीड़ इकट्ठी हो जाए तो हो सकता है ये उसको जो है डंडे से मार के चले जाए, क्योंकि भीड़ का मनोविज्ञान में ये कहा जाता है भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। आमतौर पे ये देखा गया है, ये सबके साथ होता है। भीड़ में खड़े हैं तो पत्थर भी चला रहे हैं, होता नहीं है कि किसी ने जो है आमतौर पर कहीं दंगा हो गया तो वो सीधे साधे से दिखने वाले लोग भी पता चला पुलिस के ऊपर पत्थर चला रहे हैं, हाथ साफ कर लेते। क्यों? क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है ना, ऐसा होता है, ये मनोवैज्ञानिक तरीके से चीजें चल रही है। तो इसके लिए सरकार को ये आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेके कानूनी एक धारा बना दी, 103(2) एक बीएनएस की धारा है, ये अभी बढ़ी हुई है, पिछले वर्ष ही जो कानून लागू हुआ। फिर आपको मैं बताऊं हेट स्पीच, आजकल आप लोगों ने देखा होगा हेट स्पीच बहुत देते हैं लोग, व्हाट्सएप पे पता चला कहीं कोई वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब एक जनसामान्य में एक वो बन गया है कि कुछ भी बोल दो, समुदाय के विरुद्ध बोलते हैं अक्सर लोग, किसी जाति के विरुद्ध, किसी संप्रदाय के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध, किसी राज्य, मतलब क्षेत्र के, जैसे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को भगाना,
भाषा को लेके हिंदी भाषियों को भगा रहे हैं। तो ये सब जो है 196 बीएनएस में जो धारा बनाई गई है 196 बनाई गई है हेट स्पीच कि नहीं, जैसे राज ठाकरे दे देते हैं कि उत्तर भारतीयों को लेके जो इस तरीके की चीजें। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम लोगों को इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि आप लोग यूथ हैं। कभी भी जो है कोई पता चला कि व्हाट्सएप पे कोई चीज आ गई आपके पास और आपने उसको आगे यूं ही बढ़ा दिया, नहीं करना है ये सब, क्योंकि जितने लोग उसको सर्कुलेट करते चले जाएंगे तो वो सारे लोग जो है उसमें अपराधी बराबर से हो जाएंगे, जिसने भेजा है उससे लेके जिसने फॉरवर्ड किया है वो भी। किसी ऐसे ग्रुप से नहीं जुड़ना है हम लोगों को जिस ग्रुप में धर्म को लेके, जाति को लेके, संप्रदाय को लेके, है ना, क्षेत्र को लेके भड़काऊ पोस्ट डाली जा रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सब पढ़े लिखे आप लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपना जो है अच्छी जगह, यही राष्ट्रभक्ति है, यही तो धर्म है कि हम अच्छी जगह पहुंच जाए, अपना घर और अपने आप को अच्छे से चलाएं, सेटल करके। हमें कहीं कुछ नहीं करना है। यही हमारा अपने देश के प्रति सम्मान है कि हम अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी जगह जॉब करें। यही तो सब अच्छे से नौकरी करेंगे, सबको रोजगार मिल जाएगा। यही तो उद्देश्य है एक अच्छे देश के लिए। अच्छे देश में क्या होता है? सभी को रोजगार मिला होता है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, अभी हाल में ही जो है एक अखलाक वाला, हालांकि अखलाक वाला प्रकरण हुआ था मॉब लिंचिंग का, तो उसमें बड़ा मीडिया में हाइप हुआ था वो सारी चीजें। तो इन सब चीजों से आप लोगों को बचना है कि कहीं पे भी पता चला मारने लगे तो सब भीड़ इकट्ठा हो गई, हम भी तो हाथ साफ कराए। तो इन सब चीजों से बच के, और अभी जो है मिशन शक्ति सरकार की तरफ से नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें महिलाओं को खास तौर पे जो है सुरक्षा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। आपने देखा होगा एंटी रोमियो स्क्वाड चलता है महत्वपूर्ण स्थानों पे, चौराहों पे, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है वहां पे सिविल यूनिफॉर्म में जो है महिला कांस्टेबल्स या कांस्टेबल्स लगे होते हैं, तो वो देखते हैं कि कौन से लड़के जो है लड़कियों को परेशान करते हैं। क्योंकि होता क्या है, आमतौर पे लड़कियां बड़ी मुश्किल से तो उन्हें स्कूल जाने को मिलता है। हम लोगों का थोड़ा सा सोच कंजर्वेटिव सोच होती है, हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, तो हमारे यहाँ अभी तक तो ये था कि लड़कियों को पढ़ने ही नहीं देना है। अब लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और हम लोगों के माता पिता स्कूल में लड़कियों को भेजने लगे। अब पता चला लड़की स्कूल गई, वहां कोई लड़का परेशान कर रहा है, कोई समस्या है, तो वो इसलिए घर पे आके नहीं बताती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक सोच ये है कि वो लड़की को घर पे बैठा दे। उन्हें लगता है कि अरे ये जाएंगी तो यही समस्या होती रहेगी, तो चलो इनको इससे अच्छा है पढ़ाई बंद कर दो। तो वो लड़की क्या करती है, वो बताती ही नहीं है, अब वो सहन करती है। लेकिन अब इन सब चीजों के लिए तमाम प्रकार की सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है। वुमेन्स हेल्पलाइन, किस किस को नंबर पता है? किस किस को पता है? बताओ कौन सा नंबर? आप खड़े हो जाओ, बताओ क्या नाम है आपका? रागनी। क्या नंबर है? 10 नंबर। बहुत बढ़िया है। एक नंबर और है वुमेन हेल्पलाइन का, कौन सा? 181। पता है, इसमें आप अगर अपनी कोई शिकायत करते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी पहचान छुपाई जाए, तो किसी को पता नहीं चलेगा शिकायत किसने की है। आप फोन करिए, उनको अपनी समस्या बताइए कि हमको ये समस्या है और हम नहीं चाहते कि हमारा नाम प्रकाश में आए, तो बड़े गोपनीय तरीके से सारी चीजें सेटल्ड हो जाएंगी। ठीक है ना? अपने इन सब चीजों के अधिकारों को जानो, और उसके बाद जो है फिर भी कोई समस्या हो रही है तो फिर नजदीकी थाना चौकी, पास में ही चौकी है, चौकी पे आओ, जो भी मिले, मैं मिलूं, ये सर मिले, ये मिले, कोई भी मिले, उनसे बताइए कि सर हमारी पहचान थोड़ी गोपनीय रखें। आजकल सब जो है अच्छे घरों से लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड आ रहे हैं, आपकी बात को समझेंगे। वो पुराना सिनेरियो खत्म हो गया कि पुलिस जाओ तो पुलिस गाली देती है, ये करती है, वो करती है। आपको फ्रेंडली पुलिसिंग चल रही है, आपकी पूरी समस्या सुनी जाएगी, चाहे वो रिक्शा वाला ही क्यों ना चला आए, चाहे कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए, चाहे वो ई रिक्शा वाला चलाए, सबको सुना जाएगा, सबकी समस्या समझी जाएगी। एक कॉल पे 15 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। 112 पे आप फोन मिला दें। पहले डायल 100 था, अब 112 हो गया। 112 क्यों किया गया, किसी को पता है? दरअसल क्या है कि इंटरनेशनल जो पुलिस हेल्पलाइन का नंबर है वो 112 है। तो 112 हमारा जो डायल 100 था वो काफी लोकप्रिय हुआ, तो ताकि वैश्विक स्तर पर जो है इसकी वो पहचान मिले, एक चीज। और दूसरी चीज, विदेशी लोग जो हमारे यहाँ आते हैं
तो यहाँ की पद्धति अलग है और वहां पे अलग है, तो एक ही समान रहे। हेल्पलाइन मतलब 112, जैसे विदेश में भी वही चल रहा है, फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में वही 112 मिलाया, सीधा पुलिस पहुंच गई, ताकि जो है हम लोग ग्लोबल लेवल पर समान दिखाई दे। इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे इसको डायल रेट को 112 कर दिया, ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ, किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, कोई संदेह हो तो अच्छा बताएं। एक चीज मैं और कह रहा हूँ, साइबर अपराध, साइबर अपराध समझते हो? कौन कौन समझता है? लड़के बताओ कोई। क्यों? साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम क्या होता है? हाँ, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बिल्कुल सही। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचे, किसी को पता है? हाथ खड़ा करो, किसी को, गर्ल्स में किसी को पता हो ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचे? किसी को नहीं पता? बताओ, आप खड़े हो जाओ, बताओ जो पता है वो बताओ। अनजान नंबर की कॉल रिसीव न करें, वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी रिसीव न करें, और अनजान लिंक पे क्लिक न करें, और एआई वगैरह का यूज थोड़ा कम से में। बहुत बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा कि अनजान नंबर्स को जल्दी से रिसीव ना करें। रिसीव कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं, बैठ जाओ बेटा, जैसे वो कह रहे हैं कि हेलो मैं फलाना बोल रहा हूँ, या कई बार कहते हैं कि अरे पहचाना, आप पहचान ही नहीं रहे हैं, तब भी वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं आपसे कि आपको लग रहा है कि अरे यार कोई जाना पहचाना तो लग रहा है, और लेकिन जो हमें को याद नहीं आ रहा, तो फिर आप खुद ही कह देते पंकज, तो वो कहता अरे यार और क्या यार, जो फिर वो कहता है, फिर धीरे धीरे बात करेगा, फिर कहेगा अरे यार ये फेवर चाहिए था, आप कहेंगे क्या फेवर, तो वो कहेगा, या तो वो कहेगा कि मेरे अकाउंट में पैसे मुझे चाहिए, या वो कह देगा कि यार आपके, नहीं वो कई बार ये भी कह देते हैं आजकल कि आपके अकाउंट, मेरा अकाउंट काम नहीं कर रहा है, मैं आपके अकाउंट में किसी से पैसे डलवा दूंगा। तो आपको लगता है जाने तो है नहीं पैसे, तो आने हैं, तो आने में क्या बुराई है? तो वो आपसे कहेगा आप अपना जो है फोन पे नंबर बता दो, आप नंबर बता देते हैं, आपके में जो है, नहीं कई बार होता क्या है, एक नया तरीके का क्राइम चल रहा है, तो फिर वो जो है आपके अकाउंट में पैसे आपके में आ भी जाएंगे पैसे, फिर वो आपसे 1-2 दिन बाद कहेगा कि जो है कि इस नंबर में डाल दो, आप डाल देंगे। अब आपको लगता है क्या हुआ, मेरे में पैसे आए चले गए, एक्चुअली में वो उसने किसी और से ठगी की है और आपके अकाउंट को यूज किया है, उसने आपके जैसे किसी और के साथ ठगी कर ली, उसने कहा इस नंबर पे डाल दी, तो वो सारी चीजों से वो तो व्यक्तिगत रूप से बच गया ना, और आपका अकाउंट उसमें यूज हो गया। अब पता चला जैसे ही अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा भी अवेयर हुआ जिसने पैसे डाले हैं, तो वो चला जाएगा साइबर थाने में या रिपोर्ट करने। साइबर हेल्पलाइन का नंबर किसको पता है? हाँ, 1930। बिल्कुल सही। जैसे आज साइबर ठगी होती है, कुछ भी होता है, तो आप 1930 पे फोन मिला के पूरी डिटेल्स दे दो, तो वो तत्काल से अगर जो है पैसे की ठगी हो रही है, तो वो जो है तत्काल उसको फ्रीज वगैरह करवा देंगे, ये सारी सहायता मिल जाती है, लेकिन उन्हें डिटेल्स बतानी पड़ती। तो होता क्या है कि आपका अकाउंट उसने यूज कर लिया, अब यूज करने के बाद पता चला कि 2-4 दिन में आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, अब मुकदमा लिख रहा है तो पता चला आपके भी खिलाफ लिख रहा है। तो भैया जो है इस लालच में नहीं पड़ना है कि पैसे आ रहे हैं, पैसे आने के चक्कर में पता चला, और फिर पता चला विश्वास बढ़ा लिया आपने, अपनी भी जो है ओटीपी वगैरह यूपीआई नंबर सब दे दिया, तो पता चला आपका भी अकाउंट, उसका पैसा तो चला ही गया, आपका भी साथ में लेके उड़ गया। तो कभी नहीं करना है। वीडियो कॉल आते हैं, वीडियो कॉल कभी नहीं उठाना है अननोन नंबर से, ठीक है ना, क्योंकि वो एडिटिंग इस तरीके से चलती है कि फिर उसमें जो है आपका कुछ गलत वीडियो बना लेंगे, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करेंगे। अगर ऐसी गलती किसी से हो भी जाती है तो कह दो कि हाँ कर दो, सारे नंबर्स ब्लॉक करो, जिन नंबर से वो फोन कर रहा है अपना फेसबुक आईडी वगैरह ब्लॉक कर दो, नहीं तो वो वायरल कर देगा, ठीक है ना। मैं बैंदाघाट चौकी इंचार्ज था, तो वहां पे एक लड़का था, वो फल बेचता था, उसकी माँ आई मेरे पास जो है और दुखी होने लगी, बोली साहब जो हमारा लड़का परेशान है और कुछ बता ही नहीं रहा और पैसे मांग रहा, दुखी हो रहा। फिर मैंने लड़के से एक आध में बात की, लगभग 18-19 साल का लड़का था, मैंने एक आध में बात की, मैंने कहा क्या हुआ, तो बताया कि सर जो है वो एक नंबर से कॉल आया था, हमने वीडियो कॉल कर ली और सर उसने हमारा वीडियो बना लिया उल्टा सीधा। उसके बाद साहब उसने कहा कि जो है कि फिर हमारे पास लखनऊ से फोन आया कि बोले जो हम फलाने बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल से। होता क्या है मैं बताऊं कि वो आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको कॉल करेंगे, वीडियो पहले आपसे मैसेज करेंगे फेसबुक पे या कहीं से व्हाट्सएप नंबर पा गए तो वो फिर आपसे दोस्ती बढ़ा के कहेंगे वीडियो कॉल करते हैं, आप वीडियो कॉल करने लगे,
फिर आपके साथ वो इतने फ्रेंकली हो जाएंगे, कुछ भी वीडियो कॉल हो जाएगी। अब फिर वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसमें एडिटिंग वगैरह भी कर देते हैं। कई बार आदमी ना समझी में कर भी लेता है वीडियो कॉल उल्टा सीधा, कई बार क्या करते हो उल्टा सीधा उसमें एडिटिंग भी कर देते हैं। अब उनके पास आपका एक वीडियो पहुंच गया, अब वो आपके पास फोन करेंगे यूट्यूब चैनल के नाम से, उसमें लिख के आएगा CEO यूट्यूब फलाना दिल्ली ऑफिस, हेड ऑफिस। अब ट्रू कॉलर पे आ रहा सबके में आजकल ट्रू कॉलर होता ही अलग अलग, उसको देखा तो आप विश्वास मान लो, वो कहेगा मैं CEO बोल रहा हूँ यूट्यूब से, और आपका एक वीडियो अपलोड हो गया है इस पे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको आप हटवाइए। इसके लिए आपको 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा कंपनी के अकाउंट में। अब आप डर जाओगे, अब वो आपको लिंक भी भेज देगा उल्टा सीधा, आप देखोगे हाँ यार डला तो है, अब तो बड़ी बदनामी होगी। तो आप उससे इतने में ही वो कहेगा, वरना जो है वहां से फोन आ रहा है, पुलिस में शिकायत हो रही, करने से तुम्हारे पास 1 मिनट के अंदर फोन आएगा दिल्ली से, उसमें लिख के आएगा IB चीफ, वो कहेंगे आपका एक उसमें यूट्यूब में वो पड़ा हुआ है, वहां से शिकायत आई हुई है, टीम निकल रही है तत्काल दिल्ली से, IB या से, उसमें लिखा होगा। अब आप डर जाओगे, फिर वो फोन करेगा आपको यूट्यूब वाला, भैया हटवाना है कि नहीं हटवाना है अपना वीडियो, 20,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अब आप उसको 20,000 रुपये उसको पे कर दोगे, इस सब अफरा तफरी में आप उसको 20,000 रुपये पे कर दोगे, क्योंकि आप डर जाओगे। ना तो रॉ वालों को फुर्सत है और ना उनका ये काम है, ना IB वालों का ये काम है कि वो आपका यूट्यूब से चैनल से कोई वीडियो हटवाए, ठीक है ना। इन सब तरीके की ठगी में कभी नहीं पड़ना, और कुछ नहीं होता है, तुरंत ब्लॉक करो नंबर सारे, और जो है अपने आप को जो है शांति से बैठो, कहीं बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कह दो कर दो भाई, ठीक है ना, क्योंकि वो लोकल के नहीं होते हैं, वो सब बाहर के होते हैं, वो यहाँ लोग वायरल आ गए कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की चीजों से बचना है। ऑनलाइन जैसे किसी ने कहा बढ़िया भैंस मिल रही है, उन्होंने कहा ऑनलाइन जो है बढ़िया जो है वहां से वर्कर मिल रहे हैं होटल पे, ऑनलाइन उन्होंने कहा जो है मोटरसाइकिल मिल रही है, फिर वो फोन करेंगे वहां से, हरियाणा दिल्ली से निकल आई है मोटरसाइकिल, निकलते निकलते पहुंचे, पता चला 20,000 रुपये डाल दो, तुमने 20,000 डाल दिए, 2.5 लाख की मोटरसाइकिल 1 लाख में मिल रही है, बोले 20,000 तो डालने हैं, पापा से कह दिया, 2.5 लाख की मोटरसाइकिल 1 लाख में मिल रही है। वो कह देगा पहुंच गई है गाजियाबाद दिल्ली से, गाजियाबाद में पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, अभी 5,000 रुपये और मांग रहे हैं, तुम धीरे से 5,000 रुपये डाल दो। फिर वो आ जाएगा कहेगा हम झांसी आ गए हैं, यहाँ पे स्टेशन पे जो है GRP वालों ने पकड़ लिया है, ये 20,000 रुपये मांग रहे हैं, अब तुम्हारे 25,000 जा चुके हैं पहले से पैसे, अब तुम सोचोगे 20,000 और, तो गाड़ी है ही नहीं, एडजस्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ठगी से बचना है, और अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तत्काल फोन करो 112 पे। लड़कियों से, अगर लड़कियों से संबंधित कोई महिला संबंधी अपराध या कुछ भी समस्या है तो फोन करो 1090 पे, ठीक है ना। और पास में चौकी है, थाना है, अपने नजदीकी पुलिस स्टाफ को अपनी सूचना दो कि क्या समस्या है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।